हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी केमिस्ट्री में एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया बेंजाइन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ArSN1 और ArSN2 ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो देखो, बेंजाइन एक इंटरमीडिएट होता है। ये है बेंजाइन। बेंजीन आप सभी को पता होता है बेंजीन क्या होता है करके। अगर बेंजीन में हम एक एक्स्ट्रा बॉन्ड ले आए तो उसी को क्या बोलते हैं, बेंजाइन। अब ये होता है एक इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में बनता है, ठीक है। इसके थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है वो हमको आज डिस्कस करना है, ठीक है। तो होता कैसे, पहले हमको ये देखना है कि जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है ये कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो कैसे अटैक करेगा, ठीक है। उसकी मैकेनिज्म में भी हमको डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम बेंजाइन बनने के लिए क्या होना चाहिए, एराइल हैलाइड हैविंग एट लीस्ट वन हाइड्रोजन इन द ऑर्थो पोजिशन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KNH2 और NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। जैसे सपोज दैट हमारे पास ये है एराइल हैलाइड, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, ऑर्थो पोजिशन, और ये भी क्या है, ऑर्थो पोजिशन है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन हम पोटेशियम एमाइड के साथ करा दें या सोडियम एमाइड के साथ करा दें इन लिक्विड अमोनिया में, ठीक है। लिक्विड अमोनिया क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो क्या होगा कि जो ये NH2 है, NH2 क्या करता है, अभी मैकेनिज्म में हम देखेंगे इसमें कि जो इसका जो हाइड्रोजन होता है, ऑर्थो पोजिशन वाला हाइड्रोजन, चाहे यहाँ वाला चाहे यहाँ वाला, एक को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से Cl रिमूव हो जाता है। तो जिससे क्या बन जाता है, बेंजाइन बन जाता है, ठीक है। अब ये जो बेंजाइन होता है, क्योंकि इंटरमीडिएट है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल ले रखा है, यहाँ पर NH3 न्यूक्लियोफाइल लिया है, तो दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब हम लोग को ये देखना है पहले कि इसकी जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मतलब कि ये जो हमारे पास एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड से बेंजाइन कैसे बना, ठीक है। और फिर हमको ये डिस्कस करना है कि इस बेंजाइन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, उसकी पहले जनरल मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। तो देखो, इसकी मैकेनिज्म में होता है क्या जनरली, सबसे पहले इसमें एलिमिनेशन, फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन होता है, तो इसलिए इसको एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो भी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, जैसे ArSN2 को अगर आपने देखा है तो ArSN2 में क्या होता है, पहले एडिशन होता है, इप्सो एडिशन होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, इप्सो एडिशन, फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, उसमें होता है एलिमिनेशन, क्या होता है, एलिमिनेशन। जबकि हम लोग जब बेंजाइन के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे तो पहले स्टेप में क्या होता है, एलिमिनेशन होगा, फिर एडिशन होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म में भी बोलते हैं। तो पहले स्टेप में एलिमिनेशन कैसे होता है, तो मैंने क्या कर रखा है, वही हेलो एरीन जो इसको बोलते हैं हम लोग, एराइल हैलाइड, इसको लिया है। इसके ऑर्थो पोजिशन पर देखो, ये ऑर्थो पोजिशन है, ठीक है। ऑर्थो पोजिशन पर एक हाइड्रोजन है। तो जो पोटेशियम एमाइड होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है कि जो ये वाला हाइड्रोजन होता है ऑर्थो वाला, ठीक है, यहाँ भी है, चाहे यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करें चाहे यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करें, बात एक ही है। तो ये जो प्रोटॉन होता है ये एसिडिक होता है। एसिडिक किस लिए होता है, क्योंकि जो Cl है, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या करेगा, Cl इस कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। फिर वो कार्बन इस बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। इस कार्बन पर ये भी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो उसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये जो कार्बन है इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, खींचेगा। तो ये जो कार्बन जो हाइड्रोजन है इस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कहने का मतलब कि इस हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, ठीक है। अगर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया या ज़्यादा कमी हो गई तो उस केस में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है तो बेस होता है, बेस क्या करता है, उसको उस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। और जैसे ही प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो ये बॉन्ड है, बॉन्ड कहाँ होगा, कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा, तो एक कार्बे एनाइन बनता है। यहाँ पर मैंने एक स्टेप और दिखा रखा है, आपको दिखाता हूँ कि होता कैसे है इसमें। जैसे ये है, ये हमारे पास है एराइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है पहले क्या करेगा, इसको एमाइड क्या करेगा, इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ऐसे अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है ऐसे,
तो क्या बन जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर क्या होगा Cl, इस कार्बन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये कार्बे एनाइन बन जाता है। अब इसी स्टेप पे क्या होगा, कार्बन एनाइन यहाँ को जाएगा फिर बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड बना लेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बन जाएंगे, और ये यहाँ से शिफ्ट हो जाता है ऐसे ऐसे, यहाँ से Cl लीप हो जाता है। तो क्या बन जाता है यहाँ पर, बेंजाइन इंटरमीडिएट बन जाता है। तो ये बन गया बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो हमको ये याद हो रखना है कि यहाँ पर कार्बे एनाइन भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कार्बन एनाइन बना फिर तो क्या बन गया, बेंजाइन बन गया। ठीक है, अब दूसरे स्टेप पे क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल हमने लिया था अभी तक, चाहिए वो क्या करेगा, ये जो कार्बन होता है, जो ये कार्बन होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, ठीक है, ये जो बॉन्ड होता है ये एबनॉर्मल बॉन्ड होता है, एबनॉर्मल पाई बॉन्ड बोलते हैं। ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिससे ये जो न्यूक्लियोफाइल है, हमने चाहे NH3 लिया चाहे ये लिया, वो उस बॉन्ड पर अटैक कर देगा, उस कार्बन पर अटैक कर देगा। ठीक है, तो उस स्टेप को क्या बोलेंगे, वो एडिशन। तो पहला स्टेप एलिमिनेशन हो गया, क्या एलिमिनेट हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया। अब दूसरे स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो उसको बोलेंगे एडिशन। यहाँ पर देख सकते हैं, या चाहे ये कार्बन किसी पर भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, क्योंकि अभी जो मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ से अगर कट करोगे दोनों पार्ट इक्वल बनेंगे, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल चाहे यहाँ से अटैक करे चाहे यहाँ से, कहीं से भी अटैक कर सकता है। जैसे यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, NH3, और क्योंकि लॉन पेयर ये डोनेट कर रहा है तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर शो कर रखा है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ को शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा कि एक प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, चाहे इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करे, चाहे लिक्विड अमोनिया से, जो मैंने यहाँ पर लिक्विड अमोनिया लिया था, वो उस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ से एक H+ निकल जाएगा और इसको न्यूट्रल कर देगा तो क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गया। तो ऐसे होता है बेंजाइन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये तो है बहुत ही जनरल सी मैकेनिज्म। अब हमको जो डिस्कस करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप अगर CSR नेट देखो चाहे गेट देखो, तो ये बेंजाइन से जो रिएक्शन जो क्वेश्चन आता है वो उसको हमको अब डिस्कस करना है। तो यहाँ पर लिखा है प्रिडिक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन प्रोसीडिंग बाय बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो हमको ये कैसे प्रिडिक्शन करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, तो उसको डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले डायरेक्शन इन विच बेंजाइन इज फॉर्म्ड। पहले हमको ये देखना है कि बेंजाइन कैसे बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इन केस ऑफ ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन ओनली वन बेंजाइन इज फॉर्म्ड। इसको एक एक करके समझते रहना। अब हमारे पास ये क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पर है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पर है, और ये कैसा पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन है। ठीक है, अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन हो, अगर पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन हो, तो सिर्फ एक ही टाइप का बेंजाइन बनता है। ठीक है, कैसे बनेगा अभी देखते हैं। तो कैसे होगा, देखो सेम, ये हेलोजन है, एक्स मतलब हेलोजन, इसके बगल में देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। यहाँ से अगर हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, कौन करेगा, बेस। अभी देखा था आपने मैकेनिज्म। तो यहाँ पर क्या बनेगा फिर, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ही यहाँ से बेस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बेंजाइन बन गया। ठीक है, अब कोई चॉइस ही नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा है, नो चॉइस। मतलब कि नो चॉइस इसलिए लिखा है क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन सिर्फ यहाँ पर है, हेलोजन के बगल में, और तो कहीं है ही नहीं, यहाँ तो दूर हो गया फिर। ठीक है, अब तो इसलिए सिर्फ एक ही बेंजाइन बनता है। अब पैरा सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजाइन होगा, सॉरी जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन है, इसमें भी क्या है, देखो हमको हेलोजन के रिस्पेक्ट में देखना है। यहाँ पर भी ऑर्थो, यहाँ पर भी ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। ठीक है, हेलोजन के जस्ट बगल से हाइड्रोजन निकालना है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन ही क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो बेस ने क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाले या यहाँ से हाइड्रोजन निकाले, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ पर बेंजाइन बन जाएगा, ऐसा बन गया। ठीक है, और यहाँ से निकालेगा तो यहाँ से बेंजाइन बन जाएगा। अगर बॉन्ड को शिफ्टिंग कर दें तो ये बेंजाइन। तो चाहे जहाँ से भी हाइड्रोजन निकाले, चाहे यहाँ से निकाले चाहे यहाँ से निकाले, तो एक ही टाइप का बेंजाइन बन रहा है। इसका मतलब है कि ये और ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो तब लिखा है कि जब हमारे पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन हो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन हो, सिर्फ एक ही टाइप का बेंजाइन बनेगा। ठीक है, पर जब मेटा सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन हो तो 2 डिफरेंट टाइप के बेंजाइन बनते हैं। हमको वही पता करना है कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के बेंजाइन बन सकते हैं। देखो, तो यहाँ पर लिखा भी है, इन केस ऑफ मेटा सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंजाइन्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, कैसे बनेगा, देखो अब यहाँ पर देखो, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये भी है, ये हेलोजन है, हेलोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये भी है, ये तो यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है,
एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर सपोज करो मैं यहाँ से प्रोटॉन अपसेट करता हूँ तो एक बेंजाइन कौन सा बनेगा, ये वाला बन जाएगा ना। यहाँ से प्रोटॉन अपसेट करोगे तो कौन सा बन जाएगा, ये वाला बेंजाइन बन जाएगा। अगर मैं ये वाला प्रोटॉन अपसेट करता हूँ क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो पर है, ठीक है, ऑर्थो वाला ही हाइड्रोजन को अपसेट करना है तो ये वाला बेंजाइन बनेगा। तब ये देखो ये जो हेलो बेंजीन है ये मेटा सब्स्टिट्यूट है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मेटा पर ही है, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पर है। तो जब मेटा सब्स्टिट्यूट हेलो बेंजीन होगा तो दो टाइप के बेंजाइन बनते हैं। ठीक है, अब इस केस में भी क्या होता है कि जो ये जी है, कोई जो जी मतलब ग्रुप है, ये ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, ठीक है, अगर ये विड्रॉइंग होगा ग्रुप तो क्या होगा, इसके बगल वाला हाइड्रोजन हम लोग अपस्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसका रीजन भी बता रहा हूँ। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो फिर ये वाला हाइड्रोजन अपस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, फिर करेंगे इससे दूर वाला, मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो पैरा पर होगा उस हाइड्रोजन को अपस्ट्रैक्ट करेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तब। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो इसके रिस्पेक्ट में जो ये ऑर्थो पर है इसको अपस्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन मैं पहले आपको बताता हूँ। देखो सपोज करो हमारे पास है ये बेंजाइन है, यहाँ पर मैंने लगा दिया कोई सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा देता हूँ, CF3 लगा देता हूँ। ठीक है, CF3 ट्राइफल ये है, ये मैंने बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट बॉन्ड लगा दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, एक कोई सा हेलोजन लगा दिया। ठीक है, अब देखो अब ये कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन जब विड्रॉइंग होगा तो मैंने न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जो बेस होगा वो क्या से अपस्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन, जस्ट इसके ऑर्थो से अपस्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, देखो अपस्ट्रैक्ट क्यों करेगा, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है तो अपस्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बे एनायन बन रहा है। ठीक है, मैंने बताया था पहले कि यहाँ पर क्या बनता है, पहले में कार्बे एनायन बनता है, ऐसे यहाँ पर क्या बनता है, नेगेटिव कार्बे एनायन, यहाँ पर क्या होगा CF3। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा X। अब ये जो कार्बे एनाइन है देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जस्ट बगल में है, तो आपको ये तो पता होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, कार्बे एनाइन की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अगर जितने नज़दीक कार्बे एनाइन बनता है तो वो कार्बे एनाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये कार्बे एनाइन क्या बन गया, स्टेबल बन गया। ठीक है, तभी बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जी की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑर्थो से हम लोग हाइड्रोजन निकालेंगे। ठीक है, तो बेंजाइन कैसे बनेगा, फिर यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ऐसे बन जाएगा, ये देखो ये क्या बन गया, बेंजाइन बन गया हमारा CF3, ये बेंजाइन बन गया। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, सपोज करो कि जो ग्रुप है वो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया। अब आपको पता है CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ठीक है, ये है मेटा सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ से देखो NH2 नेगेटिव बेस आया, तो यहाँ पर भी प्रोटॉन है, यहाँ पर भी प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, याद रखो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो क्या करेगा, जो ये बेस है ये दूर वाला इसके रिस्पेक्ट में पैरा से हाइड्रोजन को अपस्ट्रैक्ट करेगा। इसका रीजन क्या है, तो देखो क्या बनता है, ये हो गया CH3, यहाँ पर हो गया ये H, और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये देखो अब आपको पता है CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जितने ज़्यादा दूर कार्बे एनाइन होता है उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। जैसे ऊपर वाले केस में देखा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जितने नज़दीक होता है उतने ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बे एनाइन। ठीक है, तभी बोला कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, कार्बे एनाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। अगर यहाँ पर से सपोज करो मैंने अगर यहाँ से प्रोटॉन निकाला होता तो नेगेटिव कहाँ पर बनता, फिर यहाँ पर बनता, और अगर यहाँ पर नेगेटिव बनता, कार्बे एनाइन यहाँ पर बनता, तो ये जो CH3 ग्रुप है इसको डिस्टेबलाइज कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जितने नज़दीक कार्बे एनाइन होता है वो डिस्टेबल होता है, मतलब अनस्टेबल होता है। जितने दूर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कार्बे एनाइन वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, यहाँ पर हेलोजन है, ये ऐसे बन जाएगा, ये यहाँ से ऐसे, तो क्या बन गया, ऐसा बन जाएगा बेंजाइन CH3। ये देखो, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो ग्रुप है ग्रुप कैसा है, तो अब आप इसको इजीली समझ सकते हो। यहाँ पर पहले से लिखा है देखो, ठीक है, क्या लिखा है, इफ G इज -I ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन इट विल फेवर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑर्थो टू इट। ठीक है, अभी जो समझाया था ये वाला हाइड्रोजन अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा या -I वाला होगा तो ये वाला प्रोटॉन निकालेंगे तो ये वाला बेंजाइन बनेगा। ठीक है, अभी समझाया था पहले। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो ये वाला प्रोटॉन निकालेंगे और यहाँ पर बेंजाइन बनेगा, मतलब ये वाला बेंजाइन बन जाएगा। ठीक है,
तो हमको ये तो पता चल गया कि बेंजाइन, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, देखो देख सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये तो वाले एग्जाम्पल है, कौन सा वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, पर ये वाला कौन सा हमारा ऑर्थो सब्स्टिट्यूट हेलोबेंजीन, ये पैरा वाला, ठीक है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि एक ही टाइप का बेंजाइन बनेगा, ठीक है। अब हमको ये तो पता चल गया कि बेंजाइन बन कैसे रहा है और कब कितने बेंजाइन बनेंगे करके, ये तो पता चल गया। अब बेंजाइन पर जो दूसरा स्टेप है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वो ऐड कहाँ पर होगा उसको हमको डिस्कस करना है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि बेंजाइन कैसे बन सकता है, ठीक है। अब देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होगा और कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो बहुत ही सिंपल सा है, ये जो लिखा है आप समझ जाओगे। अब खुद समझो कि ये कैसा है, बेंजाइन तो हमारा बन गया, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कार्बन आयन क्या बनना चाहिए, इसके नज़दीक बनना चाहिए। कार्बन पर नेगेटिव अगर इसके नज़दीक में बनेगा तो वो स्टेबल कर देगा, ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर डोनेटिंग है तो कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है इसके दूर होना चाहिए, जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो इसके दूर होगा तो ये स्टेबल होगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कार्बन पर नेगेटिव चार्ज नज़दीक होगा तो ये वो कार्बन आयन स्टेबल होता है, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक कर रहा है, देखो इस कार्बन पर अगर अटैक करेगा, कुछ समझो, अगर इस कार्बन पर अटैक करेगा तो बॉन्ड यहाँ को शिफ्ट होगा, यहाँ को शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बनेगा इस टाइप से, ऐसे वो CF3। अगर यहाँ पर अटैक, सपोज करो इसने अटैक यहाँ पर किया होता, ठीक है, तो यहाँ पर अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर बनेगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। अगर ये अटैक यहाँ पर करे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ये दिखा रखे दोनों मैंने पॉसिबिलिटी दिखा रखी है, ठीक है। अब देखो इसके बगल में अगर नेगेटिव चार्ज होगा, विड्रॉइंग के जितने नज़दीक नेगेटिव चार्ज होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए क्या बोला, मोर स्टेबल कार्बन आयन। यहाँ पर क्या है, लेस स्टेबल कार्बन आयन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के दूर है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये वाला स्टेबल, ये वाला लेस स्टेबल, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि अब यहाँ पर से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपको पता है प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करने वाला है, तो ये वाला स्टेबल, मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इसके पैरा पर होगा, ठीक है। इस केस में जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो ये वाला मोर स्टेबल बनेगा, तो प्रोडक्ट भी यही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो क्या लिखा हुआ है, इफ़ ग्रुप G इज -I और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे ये है, देन द न्यूक्लियोफाइल अटैक टेक्स प्लेस एट दैट कार्बन विच इज अवे फ्रॉम द ग्रुप G। ग्रुप G मतलब ये ग्रुप की बात कर रहे हैं विड्रॉइंग, ठीक है। इस तो न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन पर अटैक करेगा, ये तो नज़दीक है, ये दूर है, तो दूर वाले कार्बन पर अटैक करेगा तभी कार्बन आयन नज़दीक वाला बनेगा, ठीक है। ऐसे सेम इसका जस्ट उल्टा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो नेगेटिव जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो उस कार्बन पर अटैक करेगा इसमें और इसमें से जो इसके नज़दीक होगा, किसके, CH3 के नज़दीक होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नज़दीक होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये अटैक करेगा इसके नज़दीक पर तभी तो कार्बन आयन क्या बनेगा, दूर बनेगा, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, मोर स्टेबल, और ये वाला कैसा बनेगा, लेस स्टेबल, ठीक है। तो ये हैं बेंजाइन के थ्रू एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप इसको आराम से समझिए।